आज हम बात करेंगे व्यवस्थापिका के संदर्भ में आधुनिक प्रवृत्तियाँ। कल हम देख रहे थे व्यवस्थापिका कार्य संगठन की दृष्टि से हमने देखा विश्वनाथ व्यवस्थापिका पक्ष और विपक्ष में तर्क देखे। अब हम देखेंगे कि व्यवस्थापिका के संदर्भ में आधुनिक प्रवृत्तियाँ क्या हैं, सदन दोनों सदनों का पारस्परिक संबंध क्या होना चाहिए। मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, SRP गवर्नमेंट PG कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात कर रहे हैं व्यवस्थापिका के संदर्भ में आधुनिक प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं। निसंदेह रूप से व्यवस्थापिका के संदर्भ में आधुनिक प्रवृत्तियाँ बहुत सारी रही है। इस बात को लगभग सभी राज्यों में स्वीकार कर लिया गया है कि राज्य में केंद्रीय स्तर पर व्यवस्थापिका के 2 सदन होने चाहिए। जिन राज्यों में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया उनमें संघीय स्तर पर तो व्यवस्थापिका के 2 सदन होने ही चाहिए और राज्य स्तर पर भी आवश्यकता अनुसार 1 या 2 सदन हो सकते हैं। ये राज्यों के ऊपर छोड़ा गया। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होने पर प्रथम सदन का गठन जनसंख्या के आधार पर और प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति से होना चाहिए। दूसरे सदन का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन या प्रत्यक्ष निर्वाचन और कुछ सदस्यों के कार्यपालिका के द्वारा मनोनयन की पद्धति के आधार पर हो सकता है। इस प्रसंग में कुछ प्रमुख अपवाद संयुक्त राज्य अमेरिका एक सीनेट है जिसका गठन प्रथम सदन के समान प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति से होता है और इस बात को लगभग सर्वत्र स्वीकार कर लिया गया है कि व्यवस्थापिका के 2 ही सदन होने चाहिए और 2 सदन होने पर प्रथम सदन को कानून निर्माण और समस्त राज्य व्यवस्था में प्रमुख भूमिका प्राप्त होनी चाहिए और दूसरे सदन को प्रथम सदन के सहायक की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। द्वितीय सदन को रुकावट डालने, विलंब करने की जो स्थिति है, जो शक्ति है, प्राप्त हो सकती है, लेकिन अंतिम रूप से निर्णय की करने की शक्ति प्रथम सदन को ही प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रसंग में भी संभवतः एकमात्र अपवाद अमेरिकी कांग्रेस है जिसके प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा की तुलना में द्वितीय सदन सीनेट को अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। व्यवस्थापिका प्रसंग में अधिक महत्वपूर्ण आधुनिक प्रवृत्तियाँ 2 हैं। प्रथम प्रदत्त व्यवस्थापन और दूसरी व्यवस्थापिका की सत्ता या अवनति। वस्तुतः शासन के अंगों के संबंध में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन और कार्यपालिका की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि। अब प्रश्न उठता है कि ये प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है। प्रदत्त व्यवस्थापन का तात्पर्य कि स्वयं कार्य व्यवस्थापिका ने अपने कार्यों का हस्तांतरण करके कार्यपालिका के सुपुर्द कर दिए, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है। क्योंकि कार्यपालिका के लोग नीति निर्माण, कानून निर्माण सभी में महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। वो विशेषज्ञ भी होते हैं और सामान्य जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है उनमें ज़्यादातर इन चीज़ों से अनभिज्ञ भी होते हैं कि किस तरह कानूनों का निर्माण हो। तो इसलिए प्रदत्त व्यवस्थापन की स्थिति होने के कारण स्वतः कार्यपालिका मजबूत स्थिति में चली गई है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि प्रदत्त व्यवस्थापन हो गया है और निसंदेह रूप से प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण कार्यपालिका कार्य क्षेत्राधिकार बढ़ गए हैं और व्यवस्थापिका एक पतित होती या पतन या हांस के रूप में दिखाई देती है। अब देखेंगे व्यवस्थापिका का पतन या हांस किस कारण से हुआ है, इसको विचार करेंगे। प्राय माना गया कि संसदीय व्यवस्थापिकाओं का पतन हो रहा है और एक महत्वपूर्ण विद्वान जो लॉर्ड ब्राइस ने तो 1925 में अपनी पुस्तक एक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में व्यवस्थापिका के पतन, डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर की चर्चा की थी और लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक में व्यवस्थापिका को रोग निदान, पैथोलॉजी ऑफ लेजिस्लेचर में उन कारणों को इंगित करने का प्रयास किया जिनमें व्यवस्थापिका पीड़ित होकर पतन की ओर जा रही है, जिनमें व्यवस्थापिकाएं पीड़ित होकर पतन की ओर जा रही है। और आज अक्सर ये कहा जाता है कि संसदों का युग लद गया है
नौकरशाही की विजय हो रही है और कार्यपालिका कैबिनेट की तानाशाही स्थापित हो चुकी है। वस्तुतः व्यवस्थापिका की पतन से तात्पर्य एक बार केसी वियर ने भी सिद्ध करने का प्रयास किया कि व्यवस्थापिकाओं ने अपनी शक्तियाँ, कार्यकुशलता व सम्मान को बनाए रखा हो और समृद्धि कर ली हो। ऐसा संभव है, फिर भी उनका अन्य संस्थाओं से सापेक्ष रूप से इन सब पहलुओं में पतन हुआ है, क्योंकि अन्य संस्थाओं ने अपनी शक्तियाँ बढ़ाकर अपना दर्जा सुधार लिया। यदि व्यवस्थापिका भूमिका और कार्यप्रणाली का सामान्य सर्वेक्षण किया जाए तो सहज में कहा जा सकता है कार्यपालिका की शक्तियों के संदर्भ में इसकी काफ़ी अवनति हुई है। और वर्तमान शताब्दी का एक प्रमुख लक्षण और प्रवृत्ति ये रही है कि राजनीतिक संस्थाओं का विकास इस तरह से हो रहा है जिसमें कार्यपालिका की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। आज चिंता का युग और तीव्रता का युग है, तथा चिंता और तीव्रता के इस युग ने तीव्र गति से कार्य करने वाले संगठनात्मक संयंत्र की आवश्यकता को जन्म दिया और निस्संदेह रूप से व्यवस्थापिका अपने संगठन और कार्यप्रणाली के कारण तीव्र गति से कार्य करने वाली संस्था नहीं हो सकती। ऐसी संस्था कार्यपालिका ही हो सकती है। निस्संदेह रूप से लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका आज भी महत्वपूर्ण स्थिति में बनी हुई है और कुछ बातों के संबंध में उनकी शक्तियों और कार्यक्षेत्र में वृद्धि भी हुई है। यद्यपि कार्यपालिका के सापेक्ष में उनकी शक्तियों में कमी हुई है तथा इसे व्यवस्थापिका की अवनति या पतन का नाम दिया गया। और विधानमंडलों की अवनति या पतन के कतिपय सामान्य कारण अगर लिखित हो सकते हैं, निम्न कारण हो सकते हैं। पहला देखें, कार्यपालिका के कार्य में अभूतपूर्व वृद्धि। अभी प्रश्न उठ रहा था कि डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर जो व्यवस्थापिका पतन कारण बताए हैं, तो पहला जो विद्वानों ने जो कारण माना है वो है कार्यपालिका के कार्य में अभूतपूर्व वृद्धि। अपने परंपरागत कार्यों के अतिरिक्त आजकल कार्यपालिका कुछ ऐसे कार्य करने लगी है जिससे उनकी शक्ति में वृद्धि हुई, जैसे आर्थिक नियोजन है, योजनाओं का संचालन है, क्रियान्वयन है। कार्यपालिका प्रमुख दायित्व बन गया। आधुनिक समय में 95% विधेयक संसदीय शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से तथा दक्षात्मक शासन प्रणाली में अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका द्वारा ही प्रस्तुत किए जाता है। जब कार्यपालिका कार्यक्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि होगी तो निस्संदेह रूप से व्यवस्थापिका पतन की ओर अग्रसित होगी, वहांस होने का कारण होगा। इसलिए लॉर्ड ब्राइस ने मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जो डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर की बात की थी 1925 में, वो काफ़ी हद तक ये सभी देशों में ये स्थिति होगी, क्योंकि जो मूल काम व्यवस्थापिका का था वो धीरे धीरे सने सने कार्यपालिका के कार्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, उनके हाथों में चले गए हैं। इसलिए व्यवस्थापिका धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसित होती जा रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा। प्रदत्त व्यवस्थापन के विकास के कारण कार्यपालिका द्वारा आंशिक रूप से नियम निर्माण की शक्ति का प्रयोग करना इस बात की पुष्टि है कि विधानमंडल सारे कानून या कम से कम सभी महत्वपूर्ण कानून बनाने का कार्य भी नहीं करते और कार्यपालिका अनेक कानून प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के अंतर्गत बनाने लगी है। इस प्रकार प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण कानून निर्माण के कार्य का एक भाग संभवतः बड़ा भाग व्यवस्थापिका के हाथ से निकल करके कार्यपालिका के हाथों में चला गया। इसलिए दूसरा जो कारण है वो प्रदत्त व्यवस्थापन की स्थिति। प्रदत्त व्यवस्थापन को और हम थोड़ा सा विचार करें कि प्रदत्त व्यवस्थापन होता क्या है। जो काम मूलतः विधानमंडल व्यवस्थापिका का था, विधानमंडलों कानूनों को पारित न करके या कानून न बना करके अपने कार्यों का हस्तांतरण करके कार्यपालिका को सुपुर्द कर दिया, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है। और इस प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के कारण ही व्यवस्थापिका का पतन या ह्रास होता जा रहा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, रेडियो, टेलीविजन और संचार के निस्संदेह रूप से इन साधनों के विकास ने कार्यपालिका अध्यक्ष को जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब कार्यपालिका संसद की परवाह किए बिना सीधा जनसंपर्क और जनता के आमना सामना कर सकती है। फ्रांस में राष्ट्रपति डिकॉल
अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आदि ने अपने कार्यकाल से बताने का प्रयास किया कि टेलीविज़न आदि साधनों का उपयोग कर जनमत को अपने पक्ष में किया जा सकता है। चौथी जो बात है, विशेषज्ञों की परिषदों व समितियों विकास। और आजकल विधेयकों को प्रारूप तैयार करने से लेकर समिति स्तर तक विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है। उसके बाद संबंधित विषय विधानमंडल से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है और निस्संदेह रूप से अगर विधायक उन पर प्रश्न करते हैं और संशोधन प्रस्तुत करते हैं तो ये कहकर हताश कर दिया जाता है, निराश कर दिया जाता है कि इस पर विशेषज्ञों, सलाहकारों, संबंधित विभागों द्वारा बारीकी से विचार और छानबीन की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका के पास उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई मार्ग शेष नहीं रहता और विशेषज्ञों की परिषदें विभिन्न कार्यपालिका विभागों से जुड़ी रहती है। पांचवा, सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण। राज्य का मुख्य कार्यपालक ही सर्वोच्च सेनापति होता है और देश की सैन्य शक्ति के संचालन में वह करीब करीब पूर्ण स्वतंत्र होता है। इस कार्य में व्यवस्थापिका कुछ कर ही नहीं सकती, अतः युद्ध और सैनिक संगठनों, मुठभेड़ों में कार्यपालिका सर्वेसर्व हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने वियतनाम युद्ध के संचालन में कई बार कांग्रेस की अवहेलना की और कार्यपालिका की शक्ति का आणविक और अन्य विनाशक अस्त्र शस्त्रों के विकास के कारण और भी वृद्धि हुई। विदेश संबंधों की प्रधानता। ऐसा माना जाता है कि जो जो देश विदेशी मामलों में उलझता जाता है वैसे वैसे कार्यपालिका शक्तिशाली होती जाती है और विदेश संबंधों का संचालन कार्य अपनी प्रकृति से ऐसा है कि व्यवस्थापिका यदा कदा अपनी भूमिका निभाती है। सकारात्मक राज्य का उदय। अब कल्याणकारी राज्य बन गए हैं, जनता के लिए सब प्रकार सुविधा उपलब्ध कराना सरकारोपकारी बन गए हैं। नेक्स्ट, बड़े बड़े अनुशासित दलों का विकास। व्यवस्थापिका की शक्ति को कार्यपालिका ने सही अर्थों में राजनीतिक दल के माध्यम से छीना और दल के समर्थन के आधार पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका में सब कुछ करार देती है। व्यवस्थापिका में साधारण योग्यता व्यक्तियों की भरमार। व्यवस्थापिका के सदस्य सामान्यतः प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने जाते हैं और अधिक योग्यता वाले व्यक्ति चुनाव के प्रचक्र में नहीं पड़ना चाहते। वस्तुतः अपेक्षाकृत कम योग्यता वाले व्यक्ति और पेशेवर राजनीति बहुत बड़ी संख्या में व्यवस्थापिका चुनकर आते हैं और ये कम योग्य अपने कार्यों के आचरण से व्यवस्थापिका की गरिमा को कम करते हैं। अमेरिका की सीनेट अवश्य एक प्रमुख अपवाद है। नेक्स्ट जो लास्ट है, व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का हावी होना। संसदीय व्यवस्था मंत्रिमंडल का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है और कहने के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, किंतु व्यवहार में अपने बहुमत के बल और दलीय अनुशासन के नाम पर सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका पर हावी रहता है। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका द्वारा विश्वास प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका मंत्रिमंडल को पदच्युत करने की शक्ति का प्रयोग तो कम ही होता है और इसकी तुलना में मंत्रिपरिषद द्वारा व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन को विघटित करने की शक्ति का ही अधिक उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति के कारण व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण स्थापित हो गया है और व्यवस्थापिका की अवनति का ये तत्व केवल संसदीय व्यवस्था में देखा जाता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि इन सब के अतिरिक्त व्यवस्थापिकाओं की जो भूमिका के जो पतन के कारण हैं वो आज की परिस्थितियों में प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता होती है और नेतृत्व प्रदान करने का जो कार्य है वो कार्यपालिका के प्रधान के द्वारा किया जाता है और व्यवस्थापिका अपनी प्रकृति और स्वरूप की दृष्टि से राज्य व्यवस्था को नेतृत्व प्रदान करने का कार्य नहीं कर सकती। समय समय पर आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले संगठनों ने भी व्यवस्थापिका की भूमिका में हांस और कार्यपालिका शक्तियों की वृद्धि का कार्य किया है और संकटकालीन स्थिति का सामना कार्यपालिका ही कर सकते, व्यवस्थापिका नहीं है। और अतः प्रत्येक संकट कार्यपालिका कुछ अतिरिक्त शक्तियां देने और व्यवस्थापिका की भूमिकाओं को सीमित करने का कार्य करता है। निसंदेह रूप से व्यवस्थापिका की अवनति की स्थिति संसदीय व्यवस्था में अधिक है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में अपेक्षाकृत कम है तो सही अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। फिर भी विश्व के लगभग सभी राज्यों में कम अधिक रूप में ये बात देखी जा रही है, लेकिन व्यवस्थापिका की अवनति का आशय नहीं लिया जाना चाहिए कि व्यवस्थापिकाओं ने अपना महत्व खो दिया है
ये लोकतंत्र राज्य व्यवस्था में उनके लिए कोई सारपूर्ण भूमिका शेष नहीं रही है। ऐसा नहीं है, व्यवस्थापिका आज भी लोकतांत्रिक है और राज्य व्यवस्था का केंद्र बिंदु है और भविष्य में बनी रहेगी, ऐसी आशा और अपेक्षा की गई। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि व्यवस्थापिका का पतन हो चुका है। संसदीय विधानमंडल में व्यवस्थापिका का आज महत्व है और भविष्य में महत्व रहेगा, ऐसी आशा और अपेक्षा की जाती है। धन्यवाद।